धन्यवाद। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निःशुल्क कक्षा में आपका स्वागत है। आप सब विशेष स्वागत डॉक्टर शिल्पा तनेजा मित्तल जी का। आज आपका विषय रहेगा मोतियाबिंद के कारण, सावधानियां और उपचार। विशेष धन्यवाद साथ साथ शांता तनेजा जी का भी करूंगी। आदरणीय शांता तनेजा जी के माध्यम से हमें डॉक्टर साहब से मिलना हुआ। पहले भी हमारी कक्षा में आ चुकी हैं। बहुत अच्छा सत्र रहा और आजकल जो आंखों की समस्याएं चल रही हैं उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे साधकों के हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। नमस्कार। आगे का जी धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रातः काल का आप सभी को नमस्कार। तो आज जी नमस्कार। एक मिनट का समय लेंगे। मैं अभी जैसे सरोज जी के साथ मैं भी ऋषिकेश में हूँ। गंगा जी के तट से आपका बहुत बहुत स्वागत और एक संक्षिप्त सा परिचय मैं सब साधकों को करा देता हूँ। हमारे जो सब साधक यहाँ पर उपस्थित हैं, डॉक्टर शिल्पा तनेजा मित्तल जी उस तरह से तो योग परिवार से जुड़ी हुई हैं और आप पहले भी हमारे इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। आप सीनियर आई सर्जन हैं, वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक हैं और साथ में ही कॉस्मेटिक सर्जरी, जितना मैं समझ पाया हूँ, उसके भी आप एक्सपर्ट हैं। आपने एमबीबीएस भी किया और उसी प्रकार की उस क्षेत्र के अंदर कई महत्वपूर्ण डिग्री आपके पास है। आप गंगाराम हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं देती रही हैं और अब प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हैं। देश विदेश में भी जाने का आपको बहुत अनुभव है। हमारा जो आज का विषय है वो भी कुछ ऐसा है जो कि ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स को ये परेशानी रहती है, कैटरेक्ट की। इससे भी मिलते हैं, या तो ऑपरेशन हुआ है या होने वाला है, या तो उस ऑपरेशन से हम कैसे बच सकते हैं या उसको कैसे डिले कर सकते हैं या तब तक अपनी आंखें कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, और ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसी गाइडेंस हम सब लोगों को लगता था कि उनके माध्यम से हमको मिलनी चाहिए। इतनी वरिष्ठ और अनुभवी आई सर्जन है वो। तो मैं डॉक्टर शिल्पा जी से निवेदन करूंगा। मैं समझता हूँ आज आदरणीय शांता जी भी आई होंगी, हम उनको भी बाद में सुन सकेंगे, वो भी कुछ अपनी टिप्पणी देंगी। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं डॉक्टर शिल्पा जी से कहूंगा कि वो कृपया अपनी बात। धन्यवाद सर अनिल जी, मेरा इतना सुंदर परिचय देने के लिए। सबसे पहले तो हाँ, हम आज की कक्षा का जो ये वाला पार्ट है उसमें कैटरैक्ट विषय पर बात जरूर करेंगे, जो कि विषय मुझे आज दिया गया है। कैटरैक्ट होता क्या है, इससे शुरू करते हैं। तो ये जो डिस्कशन है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं कुछ बोलूं और किसी को अगर कुछ पता हो तो वो अपना माइक ओपन करके और मुझे आंसर दे। हम ऐसा भी रख सकते हैं इसको, ताकि जरूर 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 थोड़ा रोचक हो जाए सब लोगों के लिए ये डिस्कशन। तो कैटरैक्ट होता क्या है, कोई मुझे बताना चाहेगा? कैटरैक्ट कैटरैक्ट का दूसरा नाम, हिंदी का नाम है सफेद मोतियाबिंद। ये बहुत लोगों ने सुना होगा। सबको पता है कि कैटरैक्ट को सफेद मोतियाबिंद कहते हैं। इन्हें भी ऐसा इसको क्यों कहते हैं सफेद मोतियाबिंद? तो इसका सिंपल सा उत्तर ये है, इसको सफेद मोतियाबिंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो हमारा आंख का देखने वाला लेंस है, जो मेन लेंस हमें रोशनी दिखाता है, वह सफेद रंग का हो जाता है। उसमें ऐसे बदलाव आ जाते हैं, ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि वो अपनी क्लैरिटी को लूज करके सफेद रंग का हो जाता है। और क्योंकि लेंस हमारी आंख के अंदर जो है वो गोल सी आकार की एक चीज होती है, इसलिए इसको सफेद मोतियाबिंद कहा जाता है। अब जैसे कि कहा गया कि
बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि ये एल्डरली एज ग्रुप में होता है। यस, ऐसा है। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट कारण में सबसे पहला जो कारण है वो एज ही है। तो उम्र के साथ होता हुआ मोतियाबिंद, एज रिलेटेड कैटरैक्ट सबसे कॉमन कैटरैक्ट होता है। क्या किसी को पता है किसी और तरीके से सफेद मोतियाबिंद होने का तरीका कैसे हो जाता है कई बार किसी किसी लोगों को? तो इसका सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है चोट लगना, आंख पर चोट लगना, जिसको हम ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट मतलब चोट लगने वाला सफेद मोतियाबिंद भी कहते हैं। और तीसरा जो कारण है वो है बचपन से ही कुछ बच्चों को मोतियाबिंद होना, जिसका कारण है पेट में ही इन्फेक्शन हो जाना, बच्चों की आंख में इन्फेक्शन हो जाना और उसकी वजह से सफेद मोतियाबिंद हो जाना। तो कैटरैक्ट होना जरूरी नहीं है कि सिर्फ उम्र के साथ ही हो। चोट लगने के कारण, रेडिएशन थेरेपी के बाद, या फिर कंजेनिटल कैटरैक्ट जो कि पेट में ही हो जाता है। सबसे पहले जो एज रिलेटेड कैटरैक्ट है, उम्र के साथ जो कैटरैक्ट होता है, उस पे चलते हैं। सावधानियां, हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं कि ये हमें ना हो? तो सबसे पहली जो चीज है वो ये कि हम अपना बीपी और शुगर ठीक रखें, क्योंकि बीपी और शुगर बड़े होने से हमें कैटरैक्ट जल्दी होता है, एक अलग प्रकार का मोतियाबिंद आता है, और हम उससे बच सकते हैं बहुत सालों तक अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, बीपी और शुगर ठीक है हमारा, और बीमारियां हमें नहीं है। तो इसलिए आप सभी जो योग का पालन कर रहे हैं, उससे कैटरैक्ट को की स्पीड को आने में हम कम कर सकते हैं। इसको हम रोक तब भी नहीं पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये एज रिलेटेड कैटरैक्ट है और हमें हमारी एज बढ़ेगी तो ये आएगा ही। जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं उम्र के साथ, वैसे ही हमारा जो लेंस है वो सफेद हो जाता है उम्र के साथ। तो एक एज के बाद कैटरैक्ट सबको ही आना है, मुझे भी आना है, और ये प्रोसेस यूजुअली 40-45 इयर्स के बाद शुरू हो जाता है। पर ये ग्रेजुअल और धीरे से बढ़ता हुआ प्रोसेस है। इस वजह से जो कैटरैक्ट है वो जरूरी नहीं है कि 40-45 पे ऑपरेट करवाना पड़े, पर धीरे धीरे बढ़ के यूजुअली अराउंड 60 इयर्स ऑफ एज इसकी सर्जरी की नेसेसिटी बन जाती है, क्योंकि हमें दिखना कम हो जाता है। तो सावधानियों में हम इसको डिले कर सकते हैं, और वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें ताकि ये इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाए। पर हम इसको शायद रोक कभी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक एज रिलेटेड चीज है, एज रिलेटेड प्रोसेस है, और इससे हमें घबराने की जरूरत भी नहीं है। जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है और हमें सफेद बाल आ रहे हैं, वैसे ही अगर हमें सफेद मोतियाबिंद आ रहा है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका इलाज है हमारे पास, जो कि बहुत ही सिंपल हो चुका है आजकल। अब कैटरैक्ट के लिए इलाज क्या है, ये उत्तर तो किसी को पता ही होगा, किसी ना किसी को, आई एम श्योर। ऑपरेशन। बिल्कुल। ऑपरेशन के अलावा जो है आंखों की स्वच्छता और सफाई करो, सफाई रखो ज्यादा से ज्यादा। जैसे आंखें आ जाती हैं तो उस समय ड्रॉप वगैरह डालना अनिवार्य हो जाता है। बिल्कुल। तो कैटरैक्ट का जो इलाज है, अनूप जी ने बिल्कुल सही बोला कि हम उसको हेल्दी रखें तो हम उसको डिले कर सकते हैं, और कक्षा के संचालक ने हमें बताया कि ऑपरेशन, सही बात है, ऑपरेशन ही इसका इलाज है। अब हम कैटरैक्ट सर्जरी लेजर द्वारा करते हैं। सभी को ये बात पता होगी, आजकल के केस में लेजर कैटरैक्ट सर्जरी की जाती है, जिसको फेकोइमल्सिफिकेशन भी कहा जाता है, जिसमें हम आंख के अंदर जाके, मोतियाबिंद के अंदर जाके एक पतले से लेजर प्रोब से कैटरैक्ट को बहुत छोटे 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 टुकड़ों में बांट देते हैं, और फिर वहीं पे उसको खा लिया जाता है। इस वजह से बहुत ही छोटे चीरे से हम अंदर जाके कैटरैक्ट को अंदर लेके
प्रोब के अंदर, लेजर प्रोब के अंदर, और एक आर्टिफिशियल लेंस आंख में बिठा देते हैं। वो लेंस डालने से हमें ठीक से दिखाई देने लग जाता है और क्लैरिटी वापस आ जाती है हमारी देखने की। इस वजह से ऑपरेशन के बाद बहुत से अराउंड 90% लोगों का चश्मा भी उतर जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि कैटरेक्ट के बाद चश्मा उतर जाना, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा तो होगा ही होगा। हालांकि ये बात सच है कि ऐसा होगा, पर वो लोग जिनको टेढ़ा नंबर होता है आंख में, उनका जो चश्मा है वो नहीं उतर सकता है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद सब केसेस में। हालांकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लेंस आ गए हैं हम, जिससे हम वो नंबर भी उतार सकते हैं। आपको मेरे सामने तो जैसे टेढ़े नंबर के लिए हम चश्मा पहन के ठीक देख सकते हैं, वैसे ही लेंस के अंदर हम टोरिक लेंस आंख में लगा सकते हैं जिससे कि हमें ठीक दिखे। मल्टीफोकल लेंसेज आते हैं जिससे कि हम पास का, बीच की दूरी जैसे कि लैपटॉप, और दूर का, तीनों चीजें हम एक साथ क्लैरिटी से देख सकते हैं। इनको हम मल्टीफोकल लेंसेज बोलते हैं। इसीलिए लेंसेज के टाइप्स में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है, अब बहुत ज्यादा इनोवेशंस हो गए हैं और बहुत क्लैरिटी ऑफ विजन हम दे सकते हैं कैटरेक्ट सर्जरी के बाद। कैटरेक्ट सर्जरी का ड्यूरेशन अराउंड 10 to 15 मिनट्स है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कैटरेक्ट सर्जरी का टाइम एक्चुअली सिर्फ 2 मिनट है। जापान में एक सर्जन है, जापानीज फास्ट ट्रेन की तरह, ही हैज ऑपरेटेड आल्सो, एंड उनका जो टाइम रिकॉर्ड ऑफ डूइंग कैटरेक्ट सर्जरी है वो सिर्फ 2 मिनट्स है। सो कैटरेक्ट सर्जरी एक्चुअली बहुत छोटी और सिंपल सर्जरी होती है, इसीलिए उससे घबराने की कोई बात नहीं है। हमें ठीक गाइडेंस मिलनी चाहिए कि किस समय पर कैटरेक्ट हमें करवाने की आवश्यकता है, और कैटरेक्ट सर्जरी के लिए हम किसी भी अच्छे आई सर्जन के पास जाके सर्जरी करवा सकते हैं। लेंस के वो हमें ऑप्शंस देंगे और हम अपने अनुसार कि हमें कौन से लेंस से फायदा होगा वो वाला लेंस हम डलवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबसे अच्छा, सबसे आधुनिक लेंस हर किसी को फिट हो जाए और हर किसी की जरूरत भी हो। तो ये कैटरेक्ट सर्जरी के बाद की प्रिकॉशंस अब हम वो उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा। तो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद सबसे जरूरी बात यह है कि अराउंड 7 to 10 डेज आंख के अंदर हमें पानी ऐसे छपकाना नहीं है। धूल मिट्टी से और पानी से बचा के रखना है मैक्सिमम 2 हफ्ते। ये 2 हफ्ते तक हमें अपनी आंखों का बहुत ख्याल रखना है और दवाइयां डालनी है। आंख में केवल डालने वाली दवाई ही का काम सबसे अच्छा आता है और उसी से सारी सूजन सर्जरी के बाद हटती है। खाने वाली दवाई बहुत ज्यादा काम नहीं आती है। तो इसलिए हमें आंख में दवाई डालनी है जो कि अराउंड 1 महीना चलती है और धीरे धीरे ग्रेजुअली कम भी होती जाती हैं। और खास हमें ख्याल रखना है, आंख में पानी नहीं डालना हमें, और आंख में छींटे नहीं डालने हैं पानी के, और धूल मिट्टी आंख में नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा बहुत कॉमन प्रथा होती है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद। बताइए, कौन बताएगा मुझे सबसे कॉमन चीज? आपने कैसे पता चलता है अच्छा इनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है? दिखाई देना कम होने लगता है। हाँ जी, दिखाई देने कम होने लगे तो हमें कैटरेक्ट सर्जरी कराने की जरूरत है। यस, बिल्कुल करेक्ट। आंखों वाले डॉक्टर को दिखाओ, वो बताता है कि मोतियाबिंद आ गया है। बिल्कुल ठीक है। तो हम थोड़ा सा ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं कि कैटरेक्ट सर्जरी हमें करानी कब है। करने दो, तुमको चाहे बताया नहीं, अभी चुप करके करने दो। किसी ने बताया, मैं गई डॉक्टर के पास और मुझे कहा कि मुझे आपको मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद की जरूरत अब सर्जरी की मुझे है या नहीं? इसका उत्तर हाँ, डॉक्टर बिल्कुल बताते हैं कि मोतियाबिंद है और आप ऑपरेशन करवा लीजिए। पर सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका ये है, अगर हमें दिखना कम हो जाए, अगर हमें सेटिस्फैक्शन ना हो कि जैसा हमें पहले दिखता था वैसा अब हमें नहीं दिख रहा है, हम अच्छा देखना चाहते हैं और साफ देखना चाहते हैं, तब हमें कैटरेक्ट सर्जरी की जरूरत है। तब हमें जरूर कैटरेक्ट सर्जरी करवानी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक टमाटर है, वो जितना लाल पहले दिखता था उतना लाल अब नहीं दिखता, उसका रंग का सैचुरेशन कम हो गया हमें दिखना, तो भी हमें कैटरेक्ट सर्जरी की जरूरत है। इसीलिए कैटरेक्ट सर्जरी
जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो कि अराउंड 60-65 ईयर्स में भी काम में लगे हुए हैं, या बहुत ही ज्यादा जिनकी ड्राइविंग होती है, उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्लैरिटी से देखने की। और यूजुअली कुछ होम मेकर्स जो फीमेल्स होती हैं, वो कुछ टाइम लंबा खींच लेती हैं और अराउंड 70 पे जाके कैटरेक्ट सर्जरी कराती हैं, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है। अब मैं जो सवाल पूछ रही थी वो ये कि हमें कैसे पता चलता है कि इनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है। ये बात हमें कैसे समझ में आती है किसी से मिलके? तो इसका उत्तर है काला चश्मा। ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि हम कैटरेक्ट सर्जरी के बाद एक काला चश्मा देते हैं पेशेंट को, या फिर पेशेंट को कहते हैं कि काला चश्मा पहनना है। तो ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है ताकि सर्जरी के बाद धूल मिट्टी डायरेक्टली आंख में जाके नहीं गिरे, और कमरे में जो लाइट जल रही है या सूरज की रोशनी वो आंख पे एकदम से आकर आंख को प्रभावित ना करे। आंख से जब वो रोशनी आंख पे पड़ती है तो आंख से पानी ना निकले, क्योंकि आंख से पानी निकलेगा तो हम आंख को पहुंचेंगे और उससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा। इसलिए काला चश्मा पहनना अनिवार्य नहीं है, परंतु अगर पहने तो अच्छा है। और स्पेशली जब हम घर से बाहर जा रहे हैं या घर में झाड़ू लग रही है, तब हम पहन लें, धूल मिट्टी आंख में नहीं जाएगी। इस कैटरेक्ट सर्जरी के बाद कब हम बाहर जा सकते हैं? हम सेकेंड थर्ड डे ही बाहर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें घर में ही रहना है, बस हमें धूल मिट्टी और पानी से अपनी आंख को बचा के रखना है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अब हम वॉक कब जा सकते हैं, 7-10 दिन का ब्रेक दें क्या, हम सुबह वॉक पे जाते हैं पार्क में। ऐसा नहीं है, आप अगले दिन भी जा सकते हैं वॉक पे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ हमें अपनी आंख को इन्फेक्शन से और पानी से बचाना है, ताकि हमारी आंखें ऑपरेशन के बाद ठीक रहें, और जैसे दवाइयां बताई गई हैं वैसे दवाइयां डालनी है। ये सबसे जरूरी बात है। और रेगुलर जैसे बताया गया है वैसे फॉलोअप में रहना है। कई पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स कैटरेक्ट सर्जरी के बाद ठीक हो गए, दवाइयां हमने बता दी कैसे डालनी है, अगले दिन या एक दिन छोड़ के दिखाने आए, उसके बाद 1 महीने तक आते ही नहीं है, क्योंकि आंख ठीक होती है, कोई परेशानी नहीं हो रही होती, दवाइयां चल रही होती हैं। बोला गया 2 हफ्ते बाद दिखाने आना है, कोई नहीं आता, सीधा 4-6 हफ्ते बाद वही वही सारी दवाइयां डाल के पेशेंट्स आते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि दवाइयां बीच में उनकी फ्रीक्वेंसी बदलनी होती है, उनको रोकना भी होता है। बहुत लंबे समय तक एक किसी ड्रॉप को बहुत ज्यादा ड्यूरेशन में ज्यादा बार डाला जाए तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। बट क्योंकि सफेद मोतियाबिंद कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद सब कुछ इतना सिंपल और इजी होता है कि कई बार पेशेंट्स नहीं आते हैं। बहुत सारे हमारे जो दिल्ली में पेशेंट ऑपरेट होते हैं, स्पेशली क्योंकि दिल्ली एक सेंट्रल पॉइंट है, और गांव से पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स कैटरेक्ट सर्जरी करा के गांव चले जाते हैं, सीधा 6 महीने बाद दिखाने आते हैं और कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम, जब भी प्रॉब्लम हुई बीच में 1.5 महीना हमने ये दवाई डाली, फिर जब भी प्रॉब्लम हुई तो हमने वही दवाइयां फिर से डाल ली 1 हफ्ता। तो ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी दवाइयों के अपने स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो कैटरेक्ट विषय के बारे में कि ये क्यों होता है, क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इसका सर्जरी का ऑप्शन क्या है आजकल, इससे रिलेटेड किसी को कोई सवाल है अभी तक की कक्षा का? जी जी, थैंक खाना यू। पीना में क्या परहेज करना चाहिए? खाने और हाँ जी। तो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद खाने पीने में किसी भी एक स्पेसिफिक परहेज की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल आप सर्जरी से पहले जो खा रहे थे वही सर्जरी के बाद खाना है, कोई परहेज की जरूरत नहीं। अगर आप डायबिटिक है तो आपको अपनी शुगर पे ध्यान देना है, मीठा नहीं खाना, वो तो इन जनरल नॉर्मल जो आप फॉलो करते हैं अपना डायबिटिक डाइट वही है सेम। जी मीना जी, मेरे ख्याल से क्वेश्चन वाले थोड़ा सा अपना वीडियो भी ऑन करके रखें, तभी हमें पता चलेगा कि आप पूछना चाहते हैं। मीना जी, आप वीडियो ऑन करके पूछिए प्लीज। कितना हो गया? जी कर्नल सर, आप कुछ पूछ रहे थे?
तो जगत पांडे जी कुछ पूछ रहे हैं आई थिंक, बट मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा सवाल है कि ओम, जी जी, ओम सर, ओम, यस जरूर सर। स्वामी जी ने बताया है कि 60 बार पानी के अगर आंखों में पानी भर के ठंडा ठंडे पानी के छींटे मारे तो कैटरेक्ट के बाद क्या छींटे मारने हैं ना मारने हैं? दूसरा इसी में सवाल एक और है, आंख बंद करके मारना है या आंख खोल के मारना है, ये इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया आपके थ्रू। हम इस जैसे कि मैंने पहले कहा, आंख के अंदर पानी हमें नहीं जाने देना है। सर्जरी के इमीडिएटली बाद आंख में पानी नहीं डालना है, हमें छींटे नहीं मारने हैं। उसका रीजन ये है कि हमारे जो पानी नलके में आता है, जो एमसीडी पानी हमें प्रोवाइड कर रही है, वो स्टेराइल पानी नहीं है, उसमें कीटाणु होते हैं। और जब हम सर्जरी करते हैं तो हम आंख के ऊपर चीरा दे के अंदर लेंस डालते हैं, और आजकल उस चीरे पे टांका भी नहीं लगता। वो चीरा जो है धीरे धीरे अपने आप ही भरता है। अगर हम आंख में छींटे डालेंगे और पानी डालेंगे तो वो पानी आंख के अंदर जाने का डर है, जिससे इन्फेक्शन होने का डर है। तो इनिशियल 2 वीक्स में स्ट्रिक्टली हमें पानी नहीं जाने देना है। आंख बंद करके आप धीरे से मुंह धो सकते हैं, वो भी 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते तक हम मरीज को यही कहते हैं कि गर्दन के नीचे नहाना है, शेव कर सकते हैं, मुंह नीचे धो सकते हैं, पर आंख वाला एरिया में पानी नहीं जाने देना। तो छींटे 60 बार बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। 1 महीने बाद आप सर्जरी का 1 महीना हो जाएगा। 1 तारीख को सर्जरी हुई, 1 अगस्त को, 1 सितंबर के बाद आप 1-2 बार छींटे मार सकते हैं। 60 बार मैं तब भी नहीं कहूंगी। हाँ, 2 महीने बाद आप 60 बार डाल सकते हैं, क्योंकि तब तक हमारा जो आंख है उसकी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है। हीलिंग का मेजर टाइम होता है 6 हफ्ते, 6 वीक्स। 1.5 महीने तक हमें एटलीस्ट आंख पे छींटे नहीं डालने। मेरा सवाल यही था कि 2 महीने बाद या साल भर के बाद कैटरेक्ट के बहुत से सवाल पूछते हैं कि कैटरेक्ट के बाद पानी छींटे मारने ना मारने, इसका कोई वो सवाल था कि जब आंखें हील अप हो जाती फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर पानी के छींटे मारने का कोई इफेक्ट है या ना है? क्योंकि आपके वो पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं, लेंस पढ़ चुके हैं, तो अब छींटे मारने का फायदा है या ना फायदा? मारने चाहिए ना चाहिए, मतलब नहीं है, उसका फायदा होगा ना होगा? उसका फायदा जो ऑपरेशन से पहले होता था उतना ही फायदा ऑपरेशन के बाद भी होगा, बिल्कुल। हाँ, बस यही सवाल था। दे आंखें खोल के आंखें बंद करके, इसका क्या है? आंखें बंद करके आप जैसे आपको अच्छा लगता है, आंखें बंद करके, आंखें खोल के। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आंखें बंद करके ज्यादा फायदा है या आंखें खोल के ज्यादा फायदा है, तो छींटे मारने का फायदा आंखें खोल के ही ज्यादा है। पर 60 बार का क्राइटेरिया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो पढ़ाई नहीं की है। उसके लिए मुझे कुछ दिन बाबा रामदेव जी के साथ उनके आश्रम में बिताने पड़ेंगे, और ये बात सीखनी पड़ेगी कि उसका एडवांटेज क्या है और साइंटिफिक उसका क्या रीजन है कि वो करने चाहिए। पर वो 60 का क्राइटेरिया नहीं पता, बट यस, आंखें खोल के छींटे मारने चाहिए। अभी मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। स्वामी जी ने जो पहले बताया, ये 5-6 साल पहले की बात है, मेरे ऑपरेशन कैटरेक्ट हो चुका था, तो मुझे नहीं पता, मैं उन्होंने आंख खोल के आंख बंद करके नहीं बताया, तो मैं 60 बार उसी दिन से शुरू किया था, आंख खोल के करता था। तो मेरा एक बार नहीं 3 बार चश्मा बदला। वो हैरान हो गया चश्मे वाला, वो कहता ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है कि आंखें इंप्रूव हो रही है? तो एक बार बदला, फिर दूसरे महीने फिर बदला, फिर तीसरे महीने फिर बदला। उसके बाद फिर मेरे को ये योग एक बार अफेक्ट करता है, उसके बाद बंद कर देता है। वो तो स्वामी जी ने बताया हुआ हमें कि ऐसा भी होता है कि किसी किसी को बिल्कुल भी असर ना करता। तो मैं भी उनमें से एक हूँ जिसको थोड़ा असर करता है। तो उसके बाद ये फर्दर फिर इम्प्रूवमेंट बंद हो गया, नॉर्मल चलता रहा। लेकिन मेरी लास्ट 15 साल से आंखें वैसी की वैसी हैं जैसी 15 साल पहले थी। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं ऐसी चश्मा बगैर के पढ़ भी लेता हूँ,
तो रीजन के वही है कि मैं अब तक भी पानी के छींटे, फिर स्वामी जी से 2 साल पहले सुना कि नहीं आंखें बंद करके मारना चाहिए, तो फिर मैंने ये लगाया है कि आंखें बंद करके खोल के का मतलब इतना ही, आंखें खोल के मारोगे तो आप छींटा जोर से मार सकते हो जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज आपने ठीक बताया ये बिल्कुल कि आंखें खोल के मारो या बंद करके मारो, कोई दोनों बराबर हैं, इसके इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है। पानी टूटी के बिल्कुल नजदीक ले जाके आंखों की छींटे तभी मारने चाहिए और तभी इसका नुकसान नहीं होगा, प्लस फायदे ही फायदे हैं। क्योंकि 15 साल से अगर मेरी आई साइट वैसी की वैसी है, केवल 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 पानी के छींटे मारने से ही है। और मैं तो एक ही बार मारता हूँ, 3 बार मारे तो वो पता नहीं कितना ज्यादा फायदा होगा। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि छींटे मारने चाहिए, और छींटे खोल के मारो या चाहे बंद करके मारो, दोनों। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूंगा। अभी अभी मेरे पास बहन शांता का टेलीफोन आया था कि आज बिटिया आ रही है, मैं तो बहुत अच्छा लगा। मेरा सवाल खत्म हुआ, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन था। एक तो ये कल जब ओपन के बाद फिर चश्मा दे देते हैं दूसरे दिन ही, या दूसरे दिन पट्टी देते हैं, खोलने के बाद सफेद चश्मा देते हैं, काला देते ही नहीं हो। दूसरी बात यह कि जब अपन ऑपरेशन करा लेते हैं दोनों में मोतियाबिंद था, तो उसके बाद अपन को ये चश्मा क्यों लगाना पड़ता है? जब अपन लगा ही लेते हैं तो फिर उसके बाद भी चश्मा लगा के और फिर अपन पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? आपका दूसरा प्रश्न मुझे क्लियरली समझ आया है कि भाई हमने कैटरैक्ट करवा लिया, लेंस हमने आंख में डलवा लिया, तब भी हमें चश्मा क्यों लगाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए स्पेसिफिकली या देखने के लिए। उसका उत्तर ये है कि हम भगवान जैसा कुछ भी दुनिया में आज तक नहीं बना पाए हैं। भगवान ने जो लेंस बना के आंख में डाला है, उतना अच्छा लेंस बहुत सारी इनोवेशंस के बाद भी आदमी नहीं बना पाया है। जो लेंसेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो 30 सेंटीमीटर, 30 मिलीमीटर या 3 मीटर सारे डिस्टेंसेस का एक किसी भी टाइम पे क्लैरिटी से हम कुछ देख पाए। मल्टीफोकल लेंसेज आते हैं हमारे पास, जिसमें कि हम पास का थोड़ी इंटरमीडिएट डिस्टेंस जैसे कि लैपटॉप की दूरी और दूरी का क्लैरिटी से देख सकते हैं, बट उनकी भी अपनी एक रिस्ट्रिक्शन है, अपना एक किसी लेवल तक ही वो काम कर सकता है लेंस। इस वजह से अगर हमें जरूरत है और हमें क्लियर नहीं दिख रहा तो हमें चश्मा लगाना पड़ता है, स्पेशली पास का। अगर हम मोनोफोकल लेंसेज डले गए हैं, बहुत सारे लोगों को मोनोफोकल लेंस डलते हैं। मोनोफोकल लेंस का मतलब कि केवल दूर के लिए हमें ठीक दिखेगा, पास के लिए ठीक नहीं दिखेगा, और पास के लिए चश्मा पहनना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को मोतियाबिंद के बाद भी पास का चश्मा लगाना पड़ता है। जो आपका पहला सवाल था कि सर्जरी के बाद ही दूसरे दिन ही हमें सफेद चश्मा, क्लियर ट्रांसपेरेंट चश्मा दे देते हैं और काला चश्मा नहीं देते हैं। तो बहुत पहले जब टाँकों वाली सर्जरी होती थी, जब हम आंख में चीरा देके ऐसे टाँके लगाए जाते थे 4-5, मोतियाबिंद निकाला, लेंस डाला और चीरे लगा दिए गए, उस केस टाँके लगा दिए गए, उस केस में हम काला चश्मा जरूर देते थे, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा आंख में चुभती थी, बहुत ज्यादा पानी आता था, टेक्निक्स डिफरेंट थी, आंख के अंदर सूजन भी बहुत होती थी। आजकल जब हम लेजर से कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, सर्जरी का ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है। पहले जब टाँके वाली सर्जरी होती थी उसमें आधा घंटा ड्यूरेशन था, अब वो ड्यूरेशन 10 मिनट, 8-10 मिनट का हो गया। इस वजह से आंख में सूजन बहुत कम आती है, टाँका नहीं लगता है, तो हमें लाइट, सूरज की रोशनी या ट्यूबलाइट नहीं चुभती। इसीलिए पहले के जमाने में कहते थे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके आया तो उस इंसान को लाइट बंद करके अंधेरे कमरे में बिठाते थे कि कोई भी लाइट नहीं देखनी, टॉर्च नहीं देखनी। अब ऐसा नहीं होता, अब तो सर्जरी के बाद जाके टीवी भी देखते हैं, फोन भी देखते हैं, लाइट जला के रखते हैं, बाहर वॉक करने जा सकते हैं। तो अब क्योंकि परेशानियां नहीं होती हैं उन चीजों से, क्योंकि टाँका नहीं लगा और लेजर से सर्जरी हुई, इसीलिए काले चश्मे की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए बहुत सारे सेंटर्स ने काला चश्मा देना बंद कर दिया। ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये फॉलो करनी है। मैंने पहले भी ये बात बोली थी,
जरूरी बस इतना है कि हम अपनी आंख को धूल मिट्टी से बचाएं। तो वो हम एक ट्रांसपेरेंट चश्मा पहन के भी धूल मिट्टी आंख से बच सकती है, धूल मिट्टी आंख में नहीं जाएगी, इसलिए बहुत सारे लोग काला चश्मा नहीं देते। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा एक छोटा सा ये था कि आजकल जैसे आई फ्लू चल रहा है, तो आई फ्लू से भी क्या ये चीज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है या ये नॉर्मल रहता है? तो एकदम सडनली जो आई फ्लू का स्पर्ट आया है, इतना ज्यादा कॉमन हो गया है, बच्चे बच्चे को जिसको कंजंक्टिवाइटिस बोलना नहीं आता था, सबको पता है कि आई फ्लू इज कंजंक्टिवाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस इज आई फ्लू, रेड आई। कोविड की तरह एकदम फैला है, दिन में एटलीस्ट 50-60 पेशेंट्स हम आई फ्लू के देख रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम से कैटरैक्ट अगर ये बहुत सिवियर हो जाए, बहुत सिवियर, और आंख में बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तब जाके कैटरैक्ट इफेक्ट हो सकता है। अदरवाइज आई फ्लू एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब अगर मंडे को शुरू हुई, अगर हम अपनी सिर्फ आंख साफ करते रहे, तो अपने आप से 3 या 5 या 7 दिन में अपने आप से डाई आउट हो जाएगी। उस डिजीज का एक पैटर्न है, मतलब शुरू हुई, एक पीक पे गई, अपने आप नीचे आके सेल्फ लिमिटिंग तरीके से खत्म हो जाएगी। तो कैटरैक्ट से बहुत ज्यादा उसका कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर बहुत सिवियर कंजंक्टिवाइटिस हो जाए और उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, तब जाके कैटरैक्ट इफेक्ट हो सकता क्या है। उससे आंखें कमजोर हो जाती हैं? आई फ्लू से उस समय, जिस समय हुआ है, तब आंखें कमजोर हो जाती हैं, यस। सेकेंडली, हमारा जो हमारी जो काली पुतली है आंख के अंदर, मैं ये ड्रॉ करके बताती हूँ। हमारी ये आंख है, दिखाई दे रहे हैं सबको? आई थिंक फोकस नहीं बन पा रहा ठीक से। तो हमारी आंख के अंदर जो काला हिस्सा होता है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, अगर वो इन्फेक्ट हो जाए तो कॉर्निया पे छोटे 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 निशान पड़ जाते हैं। अगर वो निशान आ जाए तो हमारी नजर वीक हो सकती है, यस, इट कैन अफेक्ट आवर विजन। इसीलिए हमें, चाहे ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, पर अगर आई फ्लू हो जाए तो हमें डॉक्टर के पास जाके दिखाना है, ताकि हमें किस तरीके का आई फ्लू हुआ है, किस सिविरिटी का आई फ्लू हुआ है, इस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट मिल पाए। किसी के और कोई क्वेश्चन है? हाँ, डॉक्टर साहब, जो आंखों की एक्सरसाइज करते थे आंखों की, वो एक्सरसाइज से क्या लाभ होता है? फिर से पूछिए। में आंखों की एक्सरसाइज बताइए कि पहले ऊपर देखना, फिर नीचे देखना, फिर दाएं, फिर उसको गोल गोल घुमाना पुतली को, उससे क्या उससे क्या लाभ है, उसका नाम, स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि एक बार हम आई की एक्सरसाइज करा देते हैं, उसके बाद आप बताइएगा कि ये हमारे लिए जरूरी है या नहीं है। तो सभी लोग अपने वीडियो ऑफ कर लीजिए, मैं एक बार आईज की जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं उसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ वीडियो। हाँ, सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें। यदि आपने चश्मा लगाया है तो थोड़ी देर के लिए उतार लीजिए। आंखें कोमलता से बंद करें। एक बार दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य, जहां पर आप टीका बिंदी लगाते हैं, यहां तक आप देखने की कोशिश करें, एक टक। इस तरह से देखें, कोई एक छोटा सा बिंदु निर्धारित कर लें, उस बिंदु को एक टक आप देखते रहेंगे तो आपकी आंखों से थोड़ी देर में आंसू आने लग जाते हैं। कहते हैं कि आंसू आना आंख के लिए अच्छा रहता है। एक टक देखने के पश्चात थोड़ी देर के बाद आप अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखेंगे। अग्रभाग का मतलब टिप ऑफ द नोज। वहां भी एक टक देखते रहें। एक बार ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, मध्य में आकर के आंखें थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए कोमलता से बंद कर लें। पुनः दृष्टि खोलें। अब अपनी दृष्टि को ऊपर से अर्धगोलाकार बनाते हुए राइट हैंड साइड पर
दूर से दूर एक टक वहां भी देखते रहे, ऐसा लगे कि आपके कंधे के पीछे का दृश्य दिखाई दे रहा है। उसके बाद अर्धगोलाकार बनाते हुए बाईं ओर यहां से भी दूर से दूर, अगेन राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, मिडिल में आकर के आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। पुनः आंखें खोलिए। अब अपनी दृष्टि को दाहिनी तरफ ऊपर की ओर देखिए, तिरछा। अब अपनी दृष्टि को पैरों के बाएं पैर की ओर, नीचे की ओर, बाएं घुटने की तरफ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मध्य में आकर के आंखें कोमलता से बंद कर लें। पुनः आंखें खोलें। अब अपनी दृष्टि को बाईं तरफ, ऊपर तिरछा, दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर दाहिनी तरफ, मध्य में आकर के आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। पुनः खोलिए। अब अपनी दृष्टि को अर्धगोलाकार बनाते हुए ऊपर से दाहिनी तरफ, राइट हैंड साइड पर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से गोलाकार रूप में घुमाएं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ा लें और तेजी से, और उसके बाद आंखें कोमलता से बंद कर लें। पुनः खोलें। अब यही क्रिया बाईं तरफ से, ऊपर, लेफ्ट साइड, नीचे, दाहिनी तरफ, यहां भी घुमाएं और तेजी से। आपके सामने हर एक वस्तु घूमती हुई नजर आ रही होगी। पुनः आंखें बंद कर लीजिए। उसके बाद ब्लिंकिंग क्रिया कहलाती है। आप ऊपर की ओर देखेंगे, अपनी पलकों को झपकाएंगे तेजी से। उसके बाद आप दोनों हाथों से अपना कपनुमा बना करके इस तरह से उंगलियों को मिला करके इस तरह से रखेंगे और पूरा अंधकार बना लेंगे। कहीं भी कोई भी किसी भी झरोखे से अंदर कोई भी प्रकाश नहीं आ रहा है और आंखें अंदर से खुली हुई है। एक छोटा सा काला बिंदु पेंसिल की नोक को आप यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। जो काला बिंदु बढ़ते बढ़ते आपका एकदम तवे के रूप में हो जाता है, फिर उसको छोटे से पेंसिल के रूप में, फिर तवे के रूप में। अब यहाँ पर भी आप पलकों को झपकाएं और फिर उसके बाद अंगुलियों से आंखों की पलकों को हल्के से सहलाते हुए आंखें कोमलता से बंद करके क्षण भर के लिए बैठ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरह से हम लोग योगा में आंखों की एक्सरसाइज करते हैं। क्या ये कहाँ तक आप इसको ठीक मानते हैं? बिल्कुल 100% सही है ये। जैसे हम कोई भी इंसान अपनी बाइसेप्स बनाने के लिए रिपीटेड पुशअप्स करते हैं या बाइसेप्स ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो जिस मसल की हम एक्सरसाइज करते हैं वो और एक्टिव होती है और अच्छी होती है। हमारी आंख को चलाने के लिए 6 मसल्स हैं हमारी आंख में, ऊपर, नीचे, लैटरली इधर साइड में और एक अंदर की तरफ। और ये ऊपर वाली मसल ऊपर दिखाती है, नीचे वाली नीचे, जब खींचती है तो नीचे देखती है। आंख इधर घूमती है जब इधर वाली मसल खींचती है, जब इधर वाली मसल खींचती है तो इधर देखती है। पर हम आंख को गोल कैसे घुमाते हैं, उसका कारण ये है कि हमारे पास 2 और मसल है जो आंख को ऊपर की ओर और इधर नीचे की ओर ले जाती है, इसलिए हमारी आंख गोल घूम सकती है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो इन 6 मसल्स को जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स, आई एक्टिव रहती है और आई ठीक रहती है। हमारी आईज का जो शेप है वो ठीक रहता है और एक्चुअली ये इफेक्ट करता है आपके चश्मे का नंबर, आई की हेल्थ। इसीलिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। और जो आपने बताया सर, आंखों को रब करके ये भी रखना और आंख बंद करके रखना, उसकी ऊर्जा को फील करना, इस सबसे भी आंख में इफेक्ट पड़ता है। ये आंखों को रेस्ट का देने का काम करती है। और अगर हम थके हों, जैसे कहते हैं ना, हम सुबह उठे 4 बजे, तो दिन में हम आधा 1 घंटे का रेस्ट ले लें तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। उसके बाद हमारी बॉडी और एक्टिवली काम कर सकती है। इसी तरीके से अगर हम आंखों को रेस्ट दें तो हमारी आंखें और एक्टिवली परफॉर्म कर सकती हैं और वो थकती नहीं है। तो ये बिल्कुल करना चाहिए। यस, आप जब भी खाली हो और बैठे हो, दिन में 2 बार 3 बार, अभी जैसे
आपने कराया पंजी, हार्डली 2 या 3 मिनट लगे, तो ये 2-3 मिनट का हम अगर अभ्यास कर लें तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी रहेंगी। बिल्कुल। चलो थैंक यू। इससे सिद्ध हो गया है कि हमें रोज धन्यवाद। रोज की कक्षा में आंखों की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई और लोग बताइए। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जो लेंस डलवाते हैं उसकी कॉस्ट अलग अलग रहती है, इसमें कौन सा सही रहता है, कौन सा बेटर रहता है? हर लेंस जरूरी नहीं है कि आपके लिए बेटर रहेगा। लेंस कौन सा बेटर रहेगा इसके लिए 1-2 टेस्ट होते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास ऑप्शन है कि भाई 2-3 लेंसेज हैं, इसमें से हमें चूज करना है, तो वो जो चॉइस है वो भी उसी बेसिस पे होती है कि हमें क्या जरूरत है। हमें मल्टीफोकल लेंस डलवाना है, हमें ऐसा चाहिए कि चश्मा हट जाए, चश्मे की जरूरत हमें कम रहे, तो हम मल्टीफोकल लेंस डलवाएंगे। और मल्टीफोकल लेंस बनाने में क्योंकि ज्यादा टेक्निक लगती है, ज्यादा इनोवेशन हुआ, ज्यादा कॉस्टली है, इसीलिए उसका पैसा ज्यादा है, क्योंकि उसको बनाने में पैसा ज्यादा लगा है। सिमिलरली अगर हमें टोरिक लेंस चाहिए जो टेढ़े नंबर उतारने वाला होता है, तो वो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो डिपेंड ये करता है कि हमें जरूरत कौन से लेंस की है। ऐसा नहीं है कि कौन सा लेंस, एक फिक्स लेंस नहीं है जो हर किसी में को फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जी थैंक यू। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि कंजक्टिवाइटिस ये क्यों होता है और इसमें कोई मेडिसिन डालते हैं क्या आंखों में? यस, तो कंजंक्टिवाइटिस क्यों होता है? ये इन्फेक्शन है आईज का, जो हमारी आंख की बाहर की सबसे लेयर होती है ट्रांसपेरेंट, जो हमें दिखाई नहीं देती, जो लिड के ऊपर और जो सफेद हिस्सा है उसके ऊपर एक पतली ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको हम कंजंक्टाइवा कहते हैं। कंजंक्टाइवा का जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, जिसको कॉमनली रेड आई या आई फ्लू भी कहते हैं। ये इसलिए होती है क्योंकि धूल मिट्टी आंख में अगर चली जाए और उसमें कोई ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, तो हमारे आंख में इन्फेक्शन हो जाता है। नॉर्मली भी धूल मिट्टी की तो कहीं कमी नहीं है, और स्पेशली इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, भारत देश में तो धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। हम घर बंद करके चले जाएं, एक दिन बाद वापस आते हैं तो हर टेबल पे, हर सरफेस पे धूल मिट्टी। तो हम रोज बाहर घूम रहे हैं तो हमें रोज इन्फेक्शन क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि धूल मिट्टी तो हमारे साथ सब तरफ है। क्योंकि हमें भगवान ने टीयर्स दिए हैं, आंसू। जैसे कि पंत जी ने कहा कि आंसू आना हमारे लिए अच्छा होता है, उसका कारण भी यही है साइंटिफिक, कि हमारे जो टीयर्स होते हैं वो एंटी बैक्टीरियल एक्शन करते हैं। उसके अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो हमें इन्फेक्शन होने से बचाती हैं। तो इसलिए नॉर्मली हमें कंजंक्टिवाइटिस नहीं होता। बट अगर ज्यादा इन्फेक्शन का लोड आ जाए, या फिर हम धूल मिट्टी गिरे और हम बहुत ज्यादा रब कर लें, इससे ये वायरल इन्फेक्शन, ये वायरसेस फैलते चले जाते हैं। और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। मतलब आपने मेरे से पूछा कि ड्रॉप्स कौन से डालने चाहिए और डालने चाहिए या नहीं, तो वायरस इन्फेक्शन में यूजुअली आई ड्रॉप्स का बहुत मेजर रोल नहीं होता। अपने आप ये डिजीज आती है, और अगर हम उसको कुछ बेसिक कंजर्वेटिव चीजें करते रहें, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। पर हमें सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, मतलब उसके ऊपर और इन्फेक्शन ना हो जाए, उसको रोकने के लिए और हमारी आंख को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, आंख में चुभन हो रही है, पानी आ रहा है, ऐसा ना हो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं। इसीलिए हम आई ड्रॉप्स डालते हैं। तो डालने चाहिए वो, क्योंकि हमारी लाइफ उससे कंफर्टेबल हो जाती है। आई ड्रॉप्स अगर हम नहीं डालेंगे तो भी कंजंक्टिवाइटिस लगभग 4-5 दिन में ठीक होगा। अगर हम डालेंगे तो भी वो 4-5 दिन में ठीक होगा। पर वो 4-5 दिन हमारे थोड़े इजीली और कंफर्ट से बीतेंगे अगर हम आई ड्रॉप्स डालेंगे तो। और सेकेंडली, वो इन्फेक्शन और लंबा ना खिंचने का जो रिस्क है उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं ड्रॉप्स डालने से। तो जो मैं कह रही थी कि कंजंक्टिवाइटिस के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी, क्योंकि ये आजकल फैला हुआ है, अभी भी बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है। इसके लिए ना हो, उसके लिए तो हमें आंख को आके हम धो लें ताकि हमारी आंख का इन्फेक्शन हट जाए। उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। अगर किसी को कंजंक्टिवाइटिस है और आप एक ही घर में रह रहे हैं, तब आपको ना हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी बात बन जाती है आजकल। क्योंकि ये फैमिलीज में फैल रहा है, एक जने को हुआ फिर दूसरे को हुआ, उससे बच्चों को हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स को हो गया। तो अगर किसी एक जने को इन्फेक्शन है, तो इम्पोर्टेंट बात यह कि जिसकी आंख में इन्फेक्शन है वो जिससे भी दवाई डलवा रहा है, अगर किसी बच्चे ने अपनी मम्मी से दवाई डलवाई तो वो मम्मी जाके इमीडिएटली हाथ धोएं अपना,
क्योंकि उनके हाथ में वो कीटाणु आ गया है। कंजंक्टिवाइटिस टच से फैलता है, देखने से नहीं फैलता। ऐसे बहुत बड़ा भ्रम होता है कि कंजंक्टिवाइटिस हो गया, काला चश्मा पहन लो, क्योंकि वरना मुझे कोई देखेगा या मेरी निगाहों से निगाहें मिलाएगा तो वो रेड आई ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कंजंक्टिवाइटिस एक्चुअली टच से फैलता है। तो जो आंसू कंजंक्टिवाइटिस में जो डिस्चार्ज और आंसू गिरते हैं, वो कहीं गिरे या वो हमारे हाथ पे लग गए, मैंने खुजली की, मेरे आंख में ऐसे किया और वो हाथ मैंने कहीं पे लगा दिया, जैसे किसी स्टेयर केस पे, मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, मैंने स्टेयर केस पकड़ ली। अब नेक्स्ट इंसान जो स्टेयर केस का रेलिंग पकड़ेगा और अपनी आंख पे उसने गलती से हाथ लगा लिया तो उसको भी हो जाएगा। इसीलिए एक घर में कॉमन लोग रहते हैं उनको कंजंक्टिवाइटिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दैट इज वाई अपना पिलो अलग रखें, अपना टाल अलग रखें, फ्रीक्वेंटली हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर यूज करें ताकि वो इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं हो। जैसे हम कोविड में सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे, जैसे वो एक वायरल इन्फेक्शन था, कंजंक्टिवाइटिस भी एक वायरल इन्फेक्शन की तरह शुरू होता है और ये ऐसे ही फैलता है। इसलिए हमें ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। अगर हम खुद दवाई डाल रहे हैं तो हम अपना हाथ धो लें। हाथ धोना, इसको हम हैंड एंड लिड हाइजीन कहते हैं। हैंड एंड लिड हाइजीन, लिड मतलब पलक, मतलब हाथ और आंखें जब भी आपस में हम टच करें उसके बाद हम हाथ को धो लें ताकि हम वो इन्फेक्शन किसी और को ना दे दे गलती से। अब जब भी हम आंखें पोंछें, अच्छा रहेगा कि हम टिश्यू पेपर यूज करें और उसको फेंक दें, क्योंकि अगर हम रुमाल यूज करते हैं तो वो रुमाल हम कहीं रख देते हैं, बिकॉज हमें उसको बाद में धोना होता है और हम एक बार यूज नहीं करते, हम उसको एटलीस्ट 15-20 बार यूज करना चाहते हैं। तो हम अगर रुमाल पहुंच के मैंने बेड साइड पे रख दिया, अब कोई आया, मैंने रुमाल उठा के बाद में कहीं और रख दिया, तो वो इन्फेक्शन कोई भी आ रहा है, कोई छाया वो बेड साइड पे बैठ गया, उसकी आंख में हो गया, उसके बाद हम टिश्यू पेपर लें, अपनी आंख पहुंचे, उस टिश्यू पेपर को डस्टबिन में डिस्कार्ड करें। उसके लिए आजकल की प्रैक्टिस में आई ऑलवेज से कि जो टॉयलेट रोल आते हैं उसमें मार्किंग्स भी होती हैं टीयर करने के लिए, वो सबसे अच्छा तरीका है। अपने पास एक छोटा टॉयलेट रोल रख लें, उसके छोटे जब वो मार्किंग से आप टीयर करके और क्लीन करके आई को उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो उससे इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस बहुत कम हो जाता है। देन जो दवाइयां जैसे बताई गई हैं वो डालें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ठंडी जो टकोर बोलते हैं जिसको, ठंडे पानी में, बर्फ वाले पानी में रुमाल डाल के या कॉटन डाल के आंख पे हम लगाएं और आंख साफ करें, तो उससे एक तो रिलीफ मिलता है, प्लस ये डिस्चार्ज वगैरह क्लीन होता है, सूजन कम होती है, तो बीमारी कंजंक्टिवाइटिस थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कंजंक्टिवाइटिस होने वाला है, कई बार लोग फोन करके मुझे पूछते हैं कि भाई हल्की सी आंख लाल लग रही है और बहुत फैला हुआ है, हमें डर लग रहा है, ऐसा हो तो नहीं जाएगा हमें, तो उसके लिए सबसे पहले आप कोल्ड कंप्रेसेस, ठंडी पानी वाली टकोर ही करें। उससे काफी प्रिवेंशन हो सकता है आंख साफ करने से, ताकि एक तो इन्फेक्शन जो है वो हट जाएगा, सूजन कम होगी, और अगर हो जाता है तो फिर हमें दवाइयां डालनी है, वही सबसे ज्यादा जरूरी। तो कंजंक्टिवाइटिस के लिए आजकल हमें ये प्रिकॉशंस जरूर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। सिंधु गोस्वामी जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? बार बार आपका माइक ऑन हो रहा है। ऐसा है, क्या है कि किसी की आंख में अगर मोकुलर होल हो जाता है, मोकुलर होल कहते हैं कि आंख में मोकुलर होल हो जाता है, तो उसके लिए क्या इलाज है? तो सबसे पहले मैं सभी के लिए बता दूं कि हमारी आंख में एक ये काली पुतली होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, जिसके थ्रू लाइट रेज अंदर जाती हैं, और ये फिजिक्स के प्रिंसिपल से एक सीधी जाती हुई लाइन को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करके मोड़ता है, और हमारे आंख के पीछे आंख का पर्दा होता है, उस पे मोड़ के वो लाइट वहां गिरती है एक पॉइंट पे, जो पॉइंट हमें दिखाता है, और सारी रेज ऐसे ही मुड़ के वहां फोकस होती हैं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो हमारे पर्दे में, हमारे रेटिना में जो ये पॉइंट है, उसको हम मैक्यूला कहते हैं, क्योंकि उसका नाम मैक्यूला है। उसमें अगर छेद हो जाए तो उसको मैक्यूलर होल कहा जाता है। तो आप सिंधु जी उसके बारे में पूछना चाह रही हैं। पहली बात, ये बहुत रेयर कंडीशन है, ऐसा नहीं है जैसे कैटरैक्ट 100 में से 99 को होता है, ये 100 में से 1 को होता है, तो बहुत कॉमन कंडीशन नहीं है। पर अगर ये हो जाए और अर्ली डिटेक्ट हो जाए कि मुझे उसी हफ्ते में, उसी महीने में पता भी चल गया कि मुझे मैक्यूलर होल है,
तो वो मैक्युलर होल क्यों हो रहा है वो ट्रीट हमें करना होता है। आंख के अंदर कुछ चीजें होती हैं, अगर वो पर्दे पे खिंचाव डाल रही हैं, उस खिंचाव को हटाने से मैक्युलर होल अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। अगर वो सर्जरी की नीड है तो तभी कराना है। उसका कारण यही है कि रेटिना हमारा सबसे सेंसिटिव पार्ट है। आंख आंख इन इटसेल्फ आंख पूरी बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है, और पर्दा उसमें और भी बहुत सेंसिटिव चीज है। पर्दा एक बार डैमेज हुआ तो हम बदल नहीं सकते। जब हम आंख में आई डोनेशन या आंख बदलने की बात करते हैं तो उसमें कॉर्निया, ये काली पुतली बदली जाती है, पर्दा हम कभी भी नहीं बदलते। तो इसलिए अगर ऐसा है कि हमें पता चल गया है और हमें एडवाइस हुई है सर्जरी, तो हमें सर्जरी करानी चाहिए, क्योंकि वो अगर डिले हो गई और एक बार वो फिक्स हो गया तो फिर वो हील नहीं हो पाएगा, और फिर ऐसा ही रहेगा हमेशा, मतलब वो ठीक नहीं हो सकता, फिर वो ठीक नहीं हो सकता। जरूरी हो। हाँ जी, ऐसे किसी ने, डॉक्टर ने किसी को बोला कि आप एक्सरसाइज करो तो उससे आपको आराम मिलेगा, तो ये बेसिकली अगर ठीक नहीं हो सकता तो हम वो वाली चीजें अपनाते हैं जिससे हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए या हमें थोड़ा बेटर लगे, बस वही बात है। मतलब कराना जरूरी है। यस, और कोई तरीका नहीं है। थैंक यू मैडम। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ तो अरे आरसी तनेजा जी, आपका भी माइक खुला हुआ है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं कैसे? हाँ, मैंने बहुत देर से माइक खोल के रखा हाँ हुआ है। आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मेरी तरफ देखा। सबसे पहले मैं वो बोलना चाहता हूँ सबको, उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर शिल्पा का मैंने नाम तो बहुत पहले सुना था, पर वो इतनी इंटेलिजेंस, क्लियर हेडेड और मैच्योरिटी गेन कर गई हैं, ये मुझे आज महसूस हुआ है। उन्होंने जितनी भी बातें की हैं वो सारी बिल्कुल सिंपल तरीके से, लॉजिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन की हैं, जिसके अंदर कोई भी सिंपल आदमी उन बातों को समझ भी सकता है और उसके ऊपर विश्वास भी कर सकता है। हमारे कई मित्रों ने अपने एक्सपीरियंसेस को काफ़ी बोला है और डॉक्टर शिल्पा के ऊपर अपनी बात को महसूस कराने की कोशिश की है, पर जिस तरीके से, जिस लॉजिकल तरीके से शिल्पा जी ने बोला है, बताया है कि क्यों नहीं धोनी चाहिए आंख, बड़ी सिंपल तरीके उन्होंने बताई है कि भाई जब आंख की सर्जरी हो चुकी है उसके अंदर हमने अगर किसी तरीके का अगर कोई चांस ले लिया, पानी से धोते हुए कोई अगर बैक्टीरिया चला गया तो वो सारा किया कराया मिट्टी में मिल सकता है। सो आई 100% सब्सक्राइब टू डॉक्टर शिल्पा, और मैं उसको इस सारे एक बहुत अच्छे लेक्चर देने के लिए, टॉक देने के लिए उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और आपकी सारी मैनेजमेंट का भी थैंक्स करता हूँ कि ऐसे एजुकेटिव लेक्चर्स आप करते रहिए, इससे जन कल्याण होगा और लोग खुश होंगे और खुशहाली आएगी। थैंक यू एवरीबॉडी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। एक प्रश्न और था छोटा सा मेरा, ये आंखों में जो बच्चों के जो भेंगापन आता है, मतलब थोड़ा तिरछी देखती है ना, एक पुतली थोड़ी तिरछी थी बाकी सही रहती है, ये क्या ऑपरेशन से ठीक होती है क्या दवाओं से ठीक हो जाता है? हल्का भेंगापन जिसे कहते हैं बच्चों में। बिल्कुल सर, मैं आपका आंसर देने से पहले, टेढ़ापन जो तिरछी तरह से देखते हैं, मेरे ख्याल से कहने का आशय यही हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ, एक पुतली तिरछी हो जाती है और सही रहती है। हाँ जी, हाँ जी, टेढ़ापन कहते हैं इसको। इस उत्तर पे आने से पहले मैं सबसे पहले श्री आरसी तनेजा जी का धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मेरा नाम बहुत पहले इसलिए सुना है क्योंकि वो मेरे ताया जी हैं। धन्यवाद ताया जी। तो अपने बच्चे हमेशा बच्चे ही लगते हैं ना, वो लगता ही नहीं कि कभी बड़े हो सकते हैं, पर हम थोड़ी सी बुक्स पढ़ के, थोड़ी किताबें पढ़ के थोड़ा सा ऐसे मेच्योर लगते हैं, पर होते हम अभी भी बच्चे ही हैं। तो धन्यवाद, आपको ऐसा लगा। अब मैं शर्मा जी के क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। तो इसको हम स्क्विंट कहते हैं, टेढ़ापन, जिसमें कि इम्बैलेंस हो जाता है आंख की मसल्स का। नॉर्मली मेरी इधर की अंदर वाली मसल और इधर की बाहर वाली मसल, जब मैं सोचूंगी कि मुझे राइट में देखना है तो दोनों इधर दिखाएंगी, इधर की तरफ पॉइंट करेंगी और मैं ऐसे देखूंगी।
और जब मेरे को लग रहा है कि मुझे लेफ्ट देखना है तो मेरी इधर की अंदर वाली और इधर की बाहर वाली ऐसे देखेगी और मैं लेफ्ट में देखने लग जाऊं। बट इम्बैलेंस में ये होता है कि मेरी राइट आई तो सीधा देख रही है पर मेरी लेफ्ट आई बाहर की तरफ लग रही है, या कोई भी कॉम्बिनेशन, या एक आंख ऊपर लग रही है एक आंख नीचे लग रही है। इसको हम स्क्विंट या भेंगापन या टेढ़ापन कहते हैं। सबसे कॉमन कॉज इसका बच्चों में है चश्मे का नंबर होना। सबसे कॉमन कॉज, आंख में अगर चश्मे का नंबर है, मेरी इस आई में फॉर एग्जांपल 2 नंबर है और इस आंख में नंबर नहीं है, तो जब मेरे आंख के अंदर लाइट की रेज आ रही हैं तो ये वाली आंख पे तो बिल्कुल ठीक तरीके से फोकस बन रहा है और मेरे दिमाग को सिग्नल जा रहा है कि मुझे सब ठीक दिख रहा है, पर इस आंख में फोकस ठीक नहीं बन रहा, सिग्नल नहीं ठीक जा रहा। उस सिग्नल को ठीक करने की प्रोसेस में ये वाली जो आंख है वो कोशिश करती है कि मुझे ठीक दिखे और वो किसी ऐसी पोजीशन पे जाके सेट हो जाती है जिससे कि इस आई को ठीक दिख रहा है और दिमाग में 2 इमेज नहीं बन रही, एक ही इमेज बन रही है एक ही चीज की। अगर मैं एक पेन को देख रही हूँ तो दोनों आंख से वो पेन मुझे सेम तरीके से दिख के एक इमेज बन रही है। अगर मेरी ये आंख में नंबर है और वो इमेज अलग बन रही है तो मुझे डिप्लोपिया मतलब 1 का 2 दिखना, या फिर ब्लर दिखना, या 2 चीजें अलग अलग हैं पर वो मुझे एक बनती हुई दिख रही है, ओवरलैपिंग। मेरे मम्मी पापा खड़े हैं, मम्मी पापा ओवरलैप दिख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है जिसको हम कंफ्यूजन कहते हैं। तो ये सब होता है जब, तो आंख एक ऐसी पोजीशन ले लेती है अपने आप ऑटोमेटिकली कि उसको ठीक दिखे। इस प्रोसेस में भेंगापन आ जाता है और स्क्विंट डेवलप हो जाता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम, बच्चे तो बोल नहीं सकते, 1 साल का बच्चा नहीं ऐसा कह सकता कि मुझे कम दिखता है, और उसके लिए दुनिया वैसी ही है जैसी उसको दिख रही है पैदा होने पर। उसके लिए दुनिया उतनी ही क्लियर है, उसको नहीं पता कि दुनिया क्लैरिटीज में कैसी दिखती है। तो हम हर एज में बच्चे की आईज का चेकअप करवाएं। ये बात मैं हमेशा बताती हूँ। मेरे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने अपने बच्चों का आई चेकअप करवाया है? जो बच्चे साथ में आते हैं मैं पूछती हूँ इसका कभी आई चेकअप हुआ है? एवरी ईयर गेट दी आई चेकअप डन। 1 साल में एक बार हमें हर किसी को आई चेकअप करना ही है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमें पता ही नहीं है कि वो कब आ जाएंगी। स्पेशली बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि चश्मे का नंबर आ गया। इसीलिए स्कूल में हम लोग कैंप्स लगाते हैं। इसीलिए स्कूल से ही ये कॉमनली कंप्लेंट्स आती हैं कि बच्चा कह रहा है मैं पीछे बैठता हूँ तो दिखता नहीं है, मैं आगे आ रहा हूँ तो मुझे दिखता है, मुझे आगे बैठना पड़ता है। तब यूजुअली लाके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें आई चेकअप करवाना है। तो हमारा ये प्रैक्टिस होना चाहिए नॉर्मली कि बच्चा 1 साल का हुआ है, 1.5-2 साल का हुआ है, यूजुअली लोग ऐसा नहीं सोचते कि हमें आई चेकअप करवाना है, बट वो करवाना चाहिए। इससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट पे आए तो इसका ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा स्क्विंट है उस हिसाब से, कैसा भेंगापन है उस हिसाब से होता है। अगर तो उसका कारण चश्मे का नंबर है तो चश्मे का नंबर लगने से वो स्क्विंट ग्रेजुअली 6 महीने 8 महीने में ठीक हो जाता है अपने आप, और सिर्फ चश्मा लगाने की ही जरूरत पड़ती है। पर अगर वो बहुत ज्यादा फिक्स हो चुका है, स्क्विंट डेवलप हुआ और तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया और पूरी वो एज निकल गई, क्योंकि बच्चे की जो मैक्सिमम 7 साल का बच्चा हो जाए तब तक ही हम स्क्विंट को, भेंगापन को इजीली ट्रीट कर सकते हैं, और उस एज लिमिट को हम मैक्सिमम 11 या 12 साल तक खींच सकते हैं, जिसमें इफेक्ट धीरे आता है, स्लो आता है, पर फिर भी आता है। एक बार बच्चा 12 साल का हो गया तो उसके बाद चश्मे के थ्रू स्क्विंट को ठीक करना, अगर उसकी वजह से आ रहा है भेंगापन, तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर स्क्विंट फिक्स हो गया तो फिर सर्जरी की ही जरूरत पड़ती है, वरना पेशेंट को, एक तो मरीज को प्रॉब्लम हो सकती है और दूसरा कॉस्मेटिक रीजन की वो देखने में अजीब लगता है, तो तब हमें भेंगापन सर्जरी से ही ठीक करवाना पड़ता है। थैंक यू। एक और मेरा, नीनो गुप्ता जी का एक कोई क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी। एक और मेरा सवाल है। एक और मेरा सवाल है, मैं माफी चाहूंगा कि काला मोतिया क्या होता है और ये क्या क्योरेबल है? काला मोतिया, जैसे सफेद मोतिया बोलते हैं कैटरेक्ट को, काला मोतिया बोलते हैं ग्लोकोमा को। काला मोतिया होना मतलब आंख का प्रेशर बढ़ना। तो जैसे एक बलून में हवा भर दें, अगर वो ज्यादा भर दी जाए तो बलून फट जाएगा। ऐसे ही अगर आंख में प्रेशर बढ़ जाए तो हमारी आंख से जो
नजर को दिमाग की तरफ लेके जाती है, उस नस पे इतना प्रेशर आ जाता है कि वो नस के जो छोटे छोटे सेल हैं वो फट जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। ऐसा होने से हमें दिखता नहीं है। तो काले मोतिया का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि वह अंधापन भी ला सकता है। एंड ओवर ईयर्स ऑफ 5-6 ईयर, मतलब 5-6 साल में ही ऐसा हो सकता है, हमें पता भी नहीं चलेगा ऐसा हो गया। और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार अगर नर्व सेल्स की डेथ हो गई, अगर मर गए नर्व सेल्स, तो हम नर्व्स फिर से नहीं बना सकते। साइंस में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो नर्व्स को फिर से बना पाए। इसीलिए हमें काले मोतिया का इलाज जरूर करना चाहिए। हाँ, इसका इलाज है, बहुत सारी ड्रॉप्स हैं जो कि आई सर्जन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसा काला मोतिया है, जिससे आंख का प्रेशर हम कंट्रोल में रख सकते हैं। और ये जिंदगी भर डालनी पड़ती है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम ऑपरेशन भी करते हैं, पर काला मोतिया में ऑपरेशन की जरूरत कम पड़ती है। सफेद मोतिया का मेन ट्रीटमेंट सर्जरी है, काले मोतिया का मेन ट्रीटमेंट दवाइयां हैं। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। मेरा क्वेश्चन ये है कि आंख में ना बहुत रेडपन रहता है और काफी भारी भारी फील होती है, तो और वो काफी टाइम से प्रॉब्लम आ रही है। उसमें अगर आप आंख को बंद कर लेते हैं तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है, और फिर उसके बाद फिर वही लगने लगता है, तो उसमें आंख में भी रेडिश आ जाता है, तो वो किस वजह से है? मीनू जी, जैसा आप बता रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आपको ड्राई आईज की समस्या है। ड्राई आईज में हमारी जो टीयर फिल्म हमारी आंख को चाहिए सबको, ताकि पलक हमारी ठीक से मूव कर पाए, अप एंड डाउन हम ब्लिंक कर पाए और आंख सूखे नहीं। वो टीयर फिल्म अगर कम हो, ड्राई हो हमारी आईज, तो हमारी आईज रेड हो जाती हैं, क्योंकि हमारी इवेपोरेशन, आंख में जो आसपास इवेपोरेशन हो रही है वो तो उतनी ही हो रही है। और स्पेशली अगर हम एसी में बैठे, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहाने के बाद मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि टीयर फिल्म एडिक्वेट नहीं है, उसकी क्वांटिटी जितना होना चाहिए या फिर क्वालिटी एडिक्वेट नहीं है। तो इसके लिए हम ड्राई आईज का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर बेसिकली तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हमें डालनी होती हैं, उससे समस्या आपकी हल हो जाती है अगर, तो आप डाल सकते हैं। मतलब उसको हम शुरू भी कर सकते हैं, उसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। दिखाने से पहले भी, कंसल्टेशन से पहले भी शुरू कर सकते हैं। पर अगर ज्यादा समस्या है तो फिर मतलब प्रॉपर चेकअप के बाद ही ड्राई आईज का ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब इससे जो थकान फील होती है वो उसी वजह से है? वो उसी वजह से है। मैंने आपको एक आई ड्रॉप का नाम लिख के भेजा है चैट बॉक्स में, वो आप 3 बार डाल सकती हैं। जी, थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है मेरा कि मेरी एक जैसे आप आईज देखेंगे, एक पलक तो मतलब नीचे हो रखी है और एक ऊपर है, ऐसा क्यों होता है? मतलब एक आईज तो पूरी दिखती है और एक आई बॉल छोटा दिखता है, ऐसा क्यों होता है? ये आपको कब से हुआ है मैम? ये तो काफी टाइम से है, सालों से है। तो आप आईज देखेंगे ना तो आपको दिखेगा। राइट आई थोड़ी ज्यादा खुली हुई है, लेफ्ट आई कम है। वो कम खुलती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो ये पलकें हैं वो उठाती है एक मसल, लिवेटर मसल। ये मसल अगर वीक हो तो मेरी ये पलक इतनी उठ नहीं पाएगी, ये नीचे ही रहेगी। तो ये मसल की शक्ति जो है ये बाय बर्थ भी डिटरमाइन होती है। कुछ बच्चों को इसीलिए आपने देखा होगा कि ड्रूपी आईज होती हैं या एक आंख कम खुलती है, तो इसको हम टोसिस कहते हैं या फिर ड्रूपी आईज बोलते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेनली सर्जरी है, क्योंकि हमें इस मसल को ताकत देनी होती है, और इस मसल को ताकत हम इसकी प्लाइकेशन या कुछ प्रोसीजर्स होते हैं वो करके ही हम उठा सकते हैं और ऊपर कर सकते हैं आंख को। तो मैं आपको अपना एड्रेस दे सकती हूँ, आप दिखाने आ सकते हैं। ये जो सर्जरी है ये स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, सिर्फ ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन ही इसको करते हैं। और मैं लकीली ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन हूँ, जो कि मेरा शुरू में इंट्रोडक्शन दिया गया था कि मैं आई सर्जन हूँ और शायद कॉस्मेटिक सर्जरी करती हूँ। तो वो जो शायद वाला पार्ट है वो यही है, आई एम एन ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन। ऑक्यूलोप्लास्टी मतलब आंख की अराउंड की और आंख की प्लास्टिक सर्जरी करना। तो ये मेरा ही डोमेन है बेसिकली। एंड सर्जरी
बहुत कॉमनली इस प्रोसीजर के लिए की जाती है। महीने में अराउंड 40 सर्जरीज मैं इस चीज के लिए करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ डॉक्टर, एक बार अगर कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया है तो कुछ सालों के बाद बीच बीच में चेकअप को जाना चाहिए डॉक्टर के पास? हाँ जी, जाना चाहिए साल में एक बार। अच्छा क्योंकि थैंक यू। कैटरेक्ट के बाद आफ्टर हाँ कैटरेक्ट भी आता है कई बार, जिसमें झिल्ली आ अच्छा जाती है, जो अच्छा लेजर अच्छा। से काटी जा सकती है। एंड प्लस अगर और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है देखने के लिए, और हम्म, रूटीन में पर्दे की जांच के लिए हमें 1 साल में एक बार जाना ही चाहिए। अच्छा थैंक यू डॉक्टर। अनिवार्य नहीं है पर जाना हाँ चाहिए। जाना हम गया बहुत सारी तो चीजों अच्छा रहेगा। हाँ करेक्ट जी। करेक्ट थैंक यू। मैं और जो भी सवाल लेने हैं मैं लूंगी। हाँ सर, ज्यादा टाइम हो चुका है एक्चुअली हम भी सोच रहे हैं। हाँ बताइए डॉक्टर। नहीं, पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी ने अभी तक सवाल नहीं पूछा और मैं ये नहीं चाहती कि वो मिस हो जाए, वो ये कि ये जो सारी डिस्कशन हुई उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है शुगर और बीपी का ख्याल रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। और पूरी बॉडी में आंख ही एक ऐसा एरिया है जहां पे जिसके अंदर हम ब्लड वेसल्स को देख सकते हैं। जब हम दवाई डालते हैं आंख में, तो आंख के पुतली फैला के जब हम चेकअप करते हैं तो पर्दे में हम ब्लड वेसल्स को देख सकते हैं। जो ब्लड वेसल्स हमें पर्दे में दिखाई दे रही हैं वही ब्लड वेसल्स हमारी हाथ में भी हैं, पैर में भी हैं, पर वहां हमें दिखती नहीं है क्योंकि स्किन पारदर्शी नहीं होती। और बीपी और शुगर कंट्रोल रखने से हम अपनी 90% बीमारियों से, शरीर की बीमारियां और आंख की बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ख्याल में रखना है। और कुछ टेक अवे पॉइंट्स हैं जो एट द एंड ऑफ द क्लास मैं कहना चाहूंगी, वो ये कि बच्चों का आई चेकअप जरूर करवाएं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अपना आई चेकअप भी साल में एक बार जरूर करवाएं। थर्ड पॉइंट, कैटरेक्ट आ गया तो इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सर्जरी है, जाके डॉक्टर से मिले, अगर जरूरत है तो सर्जरी करवाएं। फोर्थ पॉइंट, आई फ्लू हो गया तो ट्रीटमेंट जरूर करवाना है, जब तक ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे आंख को धोना है और कोल्ड कंप्रेसेस करने हैं। फिफ्थ पॉइंट, शुगर और बीपी का जरूर ख्याल रखना है। सिक्स पॉइंट, ग्लूकोमा से क्योंकि ब्लाइंडनेस हो सकती है, काले मोतिया से क्योंकि अंधापन आ सकता है, इसीलिए ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है कि हम साल में एक बार जाके अब चेकअप अपना जरूर करवाएं, क्योंकि उसमें आंख का प्रेशर चेक होगा, आंख की नस चेक होगी, सब कुछ चेक होगा, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमें काला मोतिया है या नहीं। तो ये कुछ टेक अवे पॉइंट्स हैं जो मैं क्लास के एंड में रिपीट करना चाहती थी। डॉक्टर शांता तनेजा जुड़ी हुई है क्या? सर कह रहे थे। जी जी, मैं जुड़ी हुई हूँ। हाँ जी दीदी, यस, आप थोड़ा सा 2 शब्द धन्यवाद के और क्वेश्चन हो गए। बस 2 शब्द। देखिए, आप बहुत अच्छा, बहुत पुनीत काम कर रहे हो। हर हफ्ते किसी न किसी स्पेशलाइजेशन डॉक्टर को बुलाते हो जो स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं अपने टॉक के जरिए, और काफी लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो हर सेशन में अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड आप बुलाते हो, आयुर्वेद भी बुलाते हो, हर तरह का फायदा उठाते हैं, इसलिए आप पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और डॉक्टर साहब के लिए क्या बोलूं, जैसा कि इन्होंने बोला कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। मेरी बेटी है और बहुत ही एक्सपर्ट है, इसलिए नहीं कह रही कि मेरी बेटी है। मेरे को भी अभी जब इसकी टॉक सुनती हूँ या जाती हूँ या लोगों से पता चलता है, तो 2-4 लोगों ने तो ये बोला कि वो आई पूरे इंडिया के वो हैं डॉक्टर ग्रोवर, उनके अंडर सीखी है। वो ऑफ्थल्मोलॉजी के प्रेसिडेंट है पूरी इंडिया के। तो काफी कुछ सीखती रहती है, करती रहती है, चैन नहीं लेती, ना ही लेने देती है। और रात को भी ये 2 बजे सोई है, मुझे मालूम है। किसी पार्टी पे गए हुए थे फैमिली, मेरी बेटी बेटा भी गए हुए थे, परंतु ठीक है, मेरे को लगा कि मैं 6 बजे उठा दूंगी इसको, कहीं मिस ना हो जाए। परंतु मैं छतरपुर आई हुई हूँ, मैं एग्जाम लेने आई हुई हूँ, और वो एग्जाम के चक्कर में मैं भूल ही गई इसको उठाना, पर मैंने बाद में देखा कि ये जुड़ी हुई थी। मैंने तो ये चीज 5:30 बजे मैसेज किया था गुड मॉर्निंग का, तुरंत जवाब आ गया था, तो मैं सोच गया था हाँ कि हाँ, गए। मैं वही बता रही हूँ ना। तो मेरे को ये लगा 2 बजे सोई है, पता नहीं उठ पाएगी कि नहीं, होता ना जैसे बिजी रहता है। तो बस मैं इनके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगी
कि ऐसे ही समाज सेवा करती रहें। और इससे क्या होता है कि हमारे अपने जो कर्माशय है वो सुधरता है। इसके अंदर ये बात मैंने डाल रखी है कि ठीक है, अपना जीविकोपार्जन तो करना ही करना है और साथ साथ समाज सेवा भी करनी है। तो मैं इनके लिए यही कहूंगी, तुम गगन का एक तारा और धरा की शान हो, तुम गगन का एक तारा और धरा की शान हो। शिल्पा तनेजा तुम दोनों परिवारों का अभिमान हो, तुम दोनों परिवारों का अभिमान हो। ऐसे ही दोनों परिवारों को की इज्जत बढ़ाए रखे। माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा नाम रोशन करे, तो ये समाज सेवा करके अपना नाम को रोशन करती रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी उपलक्ष्य में सभी लोग अपने तालियों से हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं डॉक्टर शिल्पा तनेजा जी का। धन्यवाद। कार्यक्रम के समापन पर शांति पाठ और उसके बाद हम कार्य का समापन करते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें। सोनिया करके एक जन ने हैंड रेज किया है, सोनिया। हाँ, वो बाद में कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं, मुझे रिकॉर्डिंग। कमर गर्दन सीधी करें, गहरा लंबा सांस भरें, एक ओम का उच्चारण करेंगे, दीर्घ ओम का उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में। भरें गहरा लंबा सांस, ओम। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें कि हमें इतना अच्छा ग्रुप दिया हुआ है। इस तरह से हम आपस में एक दूसरे से ज्ञानवर्धन से हम कुछ सीखते हैं, किसी को सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और दोनों हाथों का घर्षण करें, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।